गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट चैप्टर में आज हम बनाएंगे आपका पार्ट 3। आज आपका चैप्टर ये फिनिश हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है जीभ। जीभ हमारे मुख का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जीभ भोजन को मिलाने में, बोलने में, निगलने में और भोजन के स्वाद को चखने में सहायता करती है। जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद मुकुल पाए जाते हैं। मतलब जीभ किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। जीभ जो होती है भोजन को निगलने में, बोलने में, चबाने में, स्वाद को चखने में, टेस्ट करने में, इस सब में जीभ हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। और जीभ का जो प्रकार होता है, 4 प्रकार के स्वाद को मुकुल पाए जाते हैं। तो जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद मुकुल पाए जाते हैं, जो नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा क्षेत्र में वितरित होते हैं। मतलब जो जीभ हमारी होती है वो 4 तरीके के स्वाद को क्या करती है, टेस्ट कर सकती है। चाहे मीठा हो तो टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ मीठी है, नमकीन है तो नमकीन को बता सकते हैं, खट्टे को, कड़वे को। ये 4 तरीके के जो स्वाद होते हैं उनका मुकुलन करती है। विभिन्न स्वादों की संवेदना का अनुभव जीभ के विभिन्न भागों द्वारा किया जाता है। मतलब जो संवेदना है, संवेदना मतलब इसे टच करने से उसको महसूस होता है। तो वो जो स्वाद होता है उसको भिन्न भिन्न तरीके से उसका अनुभव हमें होता रहता है। फिर आपका आता है दांत। दांत हमारे मुख में मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः कृंतक, रदनक, परचर्वक तथा चर्वक कहते हैं नाम से जानते हैं। जबड़े में सामने के 4 दांत कृंतक होते हैं। ये दांत समांतर तथा भोजन को काटने वाले दांत होते हैं। मतलब जो आपके 4 फ्रंट के 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं, चारों आपस में समांतर होते हैं। और ये किसका, भोजन को क्या करने के लिए कार्य करते हैं, भोजन को काटने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और काटने का काम करते हैं। कृंतक के पार्श्व भाग में बगल में 2 तेज धार युक्त दांत पाए जाते हैं। उसके बगल में ही 2 और भी दांत पाए जाते हैं, जिन्हें रदनक कहते हैं। ये भोजन को छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो रदनक का क्या कार्य होता है, भोजन के टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का। प्रत्येक रदनक के पार्श्व भाग में 2 परचर्वक पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 परचर्वक होते हैं। परचर्वक से अगले 3 दांतों को चर्वक कहते हैं, जो जबड़े के किनारे पर पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 चर्वक पाए जाते हैं। चर्वक तथा परचर्वक भोजन को चबाते हैं। जो आपके चर्वक होते हैं, चर्वक जो 4 जो चौभड़ होते हैं वो, और उसके बाद साइड में और 4 चौभड़ होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है चर्वक। आगे वाली छोटी चौभड़ होती है और पीछे वाली जो होती हैं वो परचर्वक होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, जो जबड़े के किनारे पर पाए जाते हैं। और प्रत्येक जबड़े में कितने चर्वक होते हैं, आपके 6 पाए जाते हैं। और जो भोजन को चबाते हैं, मतलब अच्छे से और भी पीसने का जो काम करता है वो परचर्वक चर्वक करते हैं। हमारे मुख में पूरे 32 दांत पाए जाते हैं। ये आपको पहले से पता होगा कि जो मुँह, एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके मुख में कितने दांत होते हैं, 32। किशोरों में 8 चर्वक पाए जाते हैं। दूसरे 4 दांतों का समूह 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलता है। तो जितने आपके होते हैं उसके बाद जो चर्वक होते हैं आपके 8 जो होते हैं, वो चौभड़ पीछे वाला जो, वो आपका 18 साल के बाद निकलता है। जब आपकी उम्र 18 साल होती है तब वो आते हैं। ये दांत अकल दांत कहलाते हैं। तो ये दांत को क्या कहा जाता है, अकल दत्ता भी दांत कहा जाता है। दांत जबड़े की हड्डियों से जन्म के बाद विकसित होते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के दांत नहीं होते। मतलब जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके दांत नहीं होते हैं। 5-6 महीने के पश्चात प्रारंभिक दांत निकलते हैं। तो धीरे धीरे 5-6 महीने के बाद धीरे धीरे आगे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र बच्चों के 24 दांत होते हैं। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, 24 होते हैं। इनमें से 20 दांत दूध के होते हैं और ये 7 से 11 वर्ष के बीच गिर जाते हैं। तो ये दांत कैसा होता है, दूध का दांत होता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है तो ये धीरे धीरे दांत क्या होते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। ये 32 अस्थायी दांतों द्वारा हटा दिए जाते हैं।
मतलब ये जो दांत होते हैं जब 11 वर्ष के होते हैं तो 32 में से ये पूरा गिर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे 32 दांत पूरे निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है लार। लार जो होती है वो ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियों से जल के समान एक द्रव पदार्थ स्रावित होता है जिसे लार कहते हैं। हमारे मुख में विद्यमान लार में विकर एंजाइम पाए जाते हैं जिसे लार का एमाइलेज कहते हैं। इसके द्वारा मुख में भोजन ग्रासनाल में प्रवेश करता है। ग्रासनाल मतलब जो आपकी गले की हड्डी होती है उससे नली से होते हुए तथा वहाँ से अमाशय में पहुँचता है। अमाशय मतलब पेट में। अमाशय के अंदर बड़ी और छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। आप जान सकते हैं कि जो अमाशय हमारा पेट होता है उसके अंदर छोटी आंत पाई जाती है, बड़ी आंत पाई जाती है। उन्हीं में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इसमें बने पाचक एंजाइम की सहायता से होता है और उसमें कई प्रकार के एंजाइम पेप्सिन टाइप्सिन आपस में मिलकर भोजन को क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। पाचन में जो विकर एंजाइम सहायता करते हैं वे निम्नलिखित अंगों के द्वारा स्रावित होते हैं। मतलब जो पाचन क्रिया में जो एंजाइम सहायता करता है तो वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं अंदर उनमें उन पार्टों से एंजाइम क्या होता है, स्रावित होता है मतलब निकलता है। तो पहला आपका है छोटी आंत, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा आपका यकृत। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब आते हैं अग्न्याशयी रस का स्रावण अग्न्याशय से होता है। इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशय ग्रहणी के पास पाया जाता है। जो आपका अग्न्याशय होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपका ग्रहणी के पास पाया जाता है। अमाशय तथा छोटी आंत के मिलने के स्थान को ग्रहणी कहते हैं। जहाँ पर अमाशय पेट और छोटी आंत आपस में मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। यकृत के से एक अन्य रस स्रावित होता है जिसे पित्तरस कहते हैं। हाँ, एक ये भी चीज़ कि जो लोग कहते हैं पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, पित्तरस कहाँ पाया जाता है, तो पित्तरस हमारी बॉडी में पाया जाता है और ये हमारे यकृत से ये पित्तरस का स्राव होता है। मतलब पित्तरस यकृत से ही मिलता निकलता है। पित्तरस एक अन्य अंग में एकत्रित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं और एक झिल्ली पाई जाती है जिसमें वो पित्तरस भरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पित्तरस पित्ताशय से निकलकर छोटी आंत में पहुंचता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो पित्ताशय से निकलकर पित्त कहाँ आता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है। पित्तरस हमारे भोजन में विद्यमान वसा को पचाने में सहायक होता है। और क्या करता है ये भोजन को पचाने में, वसा जो हम लोग लेते हैं पदार्थ, तो वसा को क्या करने में, पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर में स्रावित होने वाले एंजाइम, उनका स्रोत तथा विभिन्न पाचित पोषक तत्वों पर उनके प्रभाव का सारांश नीचे श्रेणी में दिया गया है। मतलब यहाँ पे श्रेणी बनी हुई है, इसी श्रेणी में आपको देखना है कि क्या चीज़ें और क्या कौन कौन से एंजाइम आपके दिए गए हैं और क्या क्या क्रियाएं दी गई हैं। तो पहला आपका देखिए एंजाइम का नाम, ये आपके सारे एंजाइम हैं जो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसे कॉपी पर राइट कर लीजिएगा पूरा चार्ट बनाकर। और ये आपके स्राव का स्रोत, मतलब कौन कौन स्राव होते हैं, निकलते हैं ग्रंथियाँ, उसके बाद स्राव का स्थान, कहाँ से निकलती हैं और क्रिया और इनका क्या क्या काम होता है। तो पहला आपका है लार का है एमाइलेज। तो लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार का एमाइलेज निकलता है मुख, और ये मुंह से होकर निकलता है, मुख में ही रहता है। इसको मंड और सकरा कहते हैं, इसीलिए शर्करा कहते हैं, जो आपका भोजन होता है। फिर आपका दूसरा पेप्सिन, ये अमाशयी ग्रंथि होती है, अमाशय मतलब पेट में पाई जाती है। और प्रोटीन, पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल, ये इसके क्या होते हैं, प्रोटीन का पाचन करने वाली जो अमीनो अम्ल पेप्टाइड ये एंजाइम होते हैं। फिर आपका आता है ट्रिप्सिन, ये आपका अग्न्याशय से निकलता है, ये अग्न्याशय स्रावित करता है और छोटी आंत से होता है। और प्रोटीन और पेप्टाइड, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड द्वारा होता है, पेप्टाइड से। फिर आपका आता है ट्रिप्सिन लाइपेज आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है और छोटी आंत से वसा, वसीय अम्ल और हिल्स्टाल होते हैं। इसी तरीके से आपका एमाइलेज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, पित्त लवण है। पित्त लवण आपका यकृत पित्त रस से होता है और छोटी आंत से निकलता है, वसा और वसीय बिंदु में होता है, मतलब वसा का ही पाचन करता है पित्त रस का जो पित्ताशय होता है। तो इस तरीके से आप चार्ट बना के इसे लर्न कर लीजिएगा।
फिर आपका दिया गया है भोजन। भोजन का अंतःग्रह, फिर मुख से होता है चबाता हुआ भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय से आपका पाचन होता है। विक्रोह की क्रिया, विक्रोह मतलब आपका एंजाइम इसमें मिल जाता है, फिर वो छोटी आंत में जाता है, पचित होता है। फिर वहाँ से जो बचता है वो अवशोषित कर लिया जाता है रक्त धारा द्वारा। उसके बाद बड़ी आंत में इधर से आता है आपका मल गुदा, फिर बड़ी आंत में होता हुआ अनावशोषित करते हुए गुदा में, गुदा से फिर मल त्याग दिया जाता है। इस तरीके से क्रिया आपकी चलती रहती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। भोजन पाचन के बाद पतली लुगदी के समान पदार्थ के रूप में होता है। मतलब जब पाचन क्रिया छोटी आंत में पूरी तरीके से हो जाती है तो हमारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लुगदी बन के समान हो जाते हैं के रूप में होता है। तरल भोजन आंत के आंतरिक परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, और जो उसमें तरल पदार्थ होते हैं वो क्या किए जाते हैं? जो अंदर हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत में बहुत सी अंगुली नुमा रचनाएं होती हैं, और जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें उंगली की तरह रचनाएं होती हैं जिसे विली कहते हैं। अवशोषित पोषक तत्वों को रुधिर द्वारा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, और जो पोषक तत्व होते हैं रुधिर की सहायता से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। बड़ी आंत की दीवार से अपचित भोजन जल को अवशोषित कर लेता है, और जो बड़ी आंत की दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं? जो अपचित भोजन मतलब जो पचा भोजन नहीं रहता उसे क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। अपचित और अनावशोषित भोजन मलाशय में एकत्र हो जाता है। मतलब जो गंदगी होती है वो किस में आ जाती है? मलाशय में आ जाती है। मल से रिलेटिव इसलिए इसका नाम मलाशय है। यह मल गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, और मल गुदा के द्वारा ही शरीर से इसे बाहर निकाल दिया जाता है जो हानिकारक आपके मल पदार्थ होते हैं। फिर आपका आता है पचन विकर, मतलब एंजाइम का पाचन किस तरीके से होता है। अधिकार लोग कब्ज और आंतों की अनियमितता से ग्रसित होते हैं जो पाचन व्यवस्था के निम्नलिखित कारणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। मतलब ज़्यादातर सब लोगों को कब्ज होता है, आंत की प्रॉब्लम होती है, आंत में पेट दर्द होना, तो ये सारी क्रियाएं पाई जाती हैं। तो ठीक से भोजन न पचित होने से सारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। पहला, अनियमित भोजन की आदत, जैसे एक दिन में बहुत बार भोजन कर लेना। मतलब अगर आप एक दिन में बहुत आप ही खाया, फिर 2 घंटे बाद फिर खा लिए, 3 घंटे बाद फिर खा लिए, तो ऐसे मत खाएं, ऐसे ना करें। 3 टाइम आप लीजिए अच्छे से, एक ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा आप डिनर अच्छे से। डिनर कम ही करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि रात में आप लोगों को सोना होता है तो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि खाना खा के लोग ज़्यादातर सो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर ब्रेकफास्ट अच्छे से करें और लंच अच्छे से करें। दूसरा आपका है ठीक ढंग से चबाकर भोजन ना करना। हाँ, दूसरी बात यह है कि लोग जो होते हैं ज़्यादातर सब फटाफट ऐसे खाते रहते हैं, उसको चबाते नहीं। तो आप अच्छी तरीके से भोजन को क्या करें? चबाकर खाएं, जिससे अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाए। तीसरा, भोजन में रुक्षांश का पर्याप्त मात्रा में ना होना। रुक्षांश जो होते हैं, प्रोटीन पदार्थ होते हैं, उनका अधिक मात्रा में ना होना ही ये सब क्रियाएं क्रिएट करते हैं। अब आता हमारा चबाने वाले जानवरों में पाचन तंत्र। अब हम जानेंगे कि जो हमारे जानवर चबा कर खाते हैं उनमें पाचन तंत्र किस तरीके का होता है। हम देखते हैं कि गाय भोजन बहुत ज़्यादा चबाकर निगलती है, तब भोजन आमाशय में जाता है। जो हमारी गाय होती है पहले तो वो भोजन को चर लेती है, उसके बाद कहीं खाली स्थान देखती है, जब बैठी रहती है फिर धीरे धीरे अपने मुंह को चलाती रहती है, जिससे उसका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। चबाने वाली क्रिया को जुगाली करना कहते हैं। सभी जंतु जो जुगाली की आदत को विकसित करते हैं उन्हें रूमेंटस कहते हैं। मतलब जो ये क्रियाएं करते हैं, जैसे बकरी, गाय, ये जो क्रियाएं करते हैं जुगाली की, उसे हम क्या कहते हैं? रूमेंटस कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय में 4 कक्ष होते हैं। मतलब इनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अंदर, इनके आमाशय में कितने पार्ट होता है? 4 होता है। रूमेन प्रथम आमाशय, रेक्टिकुलम द्वितीय आमाशय, ओमेसम तृतीय आमाशय और एबोमेशम ये आपका चौथा होता है। भोजन निगलने पर पहले कक्ष रूम में पहुंचता है। मतलब जब आप भोजन उसको निगल लेती है गाय, उसके बाद पहले कक्ष में पहुंचता है। पहला कक्ष आपका रेटिकुलम होता है, फिर दूसरे में जाता है ओमेसम में, फिर तीसरा एबोमेसम में, तीसरा ओमेसम में, चौथा आपका है एबोमेसम में। ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। फिर आपका लास्ट टॉपिक जो आ रहा है
वो है आपका श्वसन के बारे में। तो श्वसन जीवधारियों को सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भोजन है, मतलब अगर हम भोजन लेंगे तभी सारी क्रियाएं अच्छे से पूर्ण हो पाएंगी, तब हमें ऊर्जा मिलेंगी और ऊर्जा जो हमारे बॉडी को मिलेगी तो हम अच्छे से कार्य को कर पाएंगे। हम पढ़ चुके हैं कि कैसे निगला हुआ भोजन पाचन तंत्र के माध्यम से पचता है और रक्त में अवशोषित होता है। अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा स्वांगीकृत हो जाता है। स्वांगीकृत भोजन कोशिकाओं में ईंधन के रूप में ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे जीवन की विभिन्न क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। जो आपके भोजन होते हैं वो अच्छे से पच जाते हैं, स्वांगीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और इससे ही जीवन की विभिन्न क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, मतलब पूर्ण होती हैं। ऑक्सीजन स्वांगीकृत भोजन के दहन के लिए आवश्यक होता है, मतलब जो स्वांगीकरण का दहन जब करना होता है उसके लिए बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिससे भोजन निर्मुक्त होती है। श्वसन क्रियाओं के लिए श्वसन ऑक्सीकरण और ऊर्जा निर्मुक्त करने की एक विधि है। श्वसन में कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग पोषक तत्वों की रासायनिक क्रियाओं के लिए करती हैं। इस प्रक्रम को भोजन का ऑक्सीकरण कहते हैं। जो आपकी कोशिकाएं होती हैं जब श्वसन को मतलब श्वसन करने में ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं पोषक तत्वों के लिए, रासायनिक क्रियाओं के लिए, तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, भोजन का ऑक्सीकरण कहा जाता है। संक्षेप में श्वसन में ऑक्सीजन बनती है जो शरीर की कोशिकाओं को उपलब्ध कराई जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन से पोषक तत्वों का दहन होता है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उत्पन्न द्वारा निर्मुक्त व्यर्थ गैस कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में श्वासोच्छ्वास द्वारा निर्मुक्त हो जाती है। जो आप ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन के बाद जो ऑक्सीजन आपके बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है भोजन को, वो ऑक्सीजन आपके बॉडी द्वारा ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। उसके बाद जो हमारी बचती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम श्वासोच्छ्वास द्वारा निर्मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर फर्स्ट जो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए। ये आपका पार्ट 3 था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा।